जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज चल रही है। ये सिर्फ यूपीपीसीएस या आरओ री एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है। अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर भी जीएस वगैरह का पार्ट पूछा जाएगा, ठीक है, सभी जगहों पर ये आपको काम आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नए हैं तो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ये इसका 7वां पार्ट है। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी जो है वो डाल चुका हूँ, इस पर अपलोडेड है, देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, यहाँ पे आई क्लिक करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो इन्वायरमेंट ऑन एंड इकोलॉजी का है ये। इसके अलावा जो है आपको हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा। तो ये 3-4 हैं, उनको देख लीजिए पूरा आप, ठीक है, पूरा देख डालिए। रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी पीसीएस जो है, यूपी पीसीएस का प्री जो है वो 80 दिन से कम बच गए हैं, अभी कम ही हैं 80 दिन से, मान के चलिए 2-4 दिन तो आपको इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 75 डेज़ आप मानिए, जो पढ़ाई वाला टाइम है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने स्ट्रेटजीज़ बताई हैं। अभी एक मैं बताऊंगा कि लास्ट जो 70 या 75 डेज़ में क्या चीज़ आपको करना चाहिए, कितनी, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर मैं एक बार डिस्कशन करूँगा। कुछ बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे, तो एक ही बार में सबको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, कौन से सीरीज़ लगाइए, क्या लगाइए, कैसे लगाइए, कितना स्कोर आए तो सही रहे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो सब बताऊँगा मैं। ठीक है, जो अपना अनुभव है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्रम में देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये 7वां वीडियो है। इसके पहले जो 6 वीडियो हैं उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक, चलिए, तो ये देखिए, परीक्षा उपयोगी जो इसमें दृष्टि है वो देख लेते हैं। किसी आहार जाल, जो फूड वेब होता है, फूड वेब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो फूड वेब होता है उसमें कई सारी फूड चेन होती हैं। ठीक है, कई सारी फूड चेन होती हैं जो आपस में इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, ऐसे इंटरलिंक होती हैं। ये पूरा क्या होता है, फूड जाल कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है या आहार जाल कहलाता है। ठीक, ये होता है फूड। और एक ही उस पे हो, मान लो एक ही फूड चेन क्या होता है कि उसमें एक ही होगा, उसमें कई सारे होंगे। अब उसमें एक प्राइमरी मतलब उपभोक्ता होगा, ये आपका प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक, फिर प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से। ठीक, यही कई सारे मिल जाते हैं तो वो जाल टाइप बन जाता है, उसी को फूड वेब या आहार जाल कहते हैं। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है किसी आहार जाल में बहुत सी प्रजातियां एक से अधिक पोषण स्तर पर हो सकती हैं, इन प्रजातियों को क्या कहते हैं, तो इन प्रजातियों को बहुस्तरीय उपभोक्ता या सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। किसी स्थान की जैव विविधता जितनी अधिक समृद्ध होगी, वहाँ आहार श्रृंखला या आहार जाल जो है होगा, क्या होगा, तो उतना ही जटिल और लंबा होगा। यानी कि जितना आप देखेंगे, मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा आपको ये मिलेगी, आपका जो आहार जाल है या श्रृंखला है, फूड चेन है, अगर उसमें बहुत अधिक जटिलता है, दैट मीन्स वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है। ठीक, तो ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। किसी स्थान पे, ठीक है, किसी स्थान का आहार श्रृंखला मतलब सरल होती है, ये लिखा है कि सरल है, तो वह पारतंत्र क्या है, तो वो पारतंत्र आपका अस्थिर और निर्धन जैव विविधता का है। यानी कि वहाँ पे जैव विविधता जो है वो उतनी है नहीं। ठीक, याद रखिएगा। नोट इसमें देखिए, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, जैसे सूर्य है ये, ठीक है, समझिएगा, सूर्य रोशनी ये दे रहा है, सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे कोई वृक्ष है, ठीक, ये वृक्ष है, ठीक है, इसने इससे ग्रहण किया, सूर्य की रोशनी को ग्रहण किया, ये स्वपोषी है। वृक्ष स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल को ये सब मिला जुला करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस उसके साथ H2O और O2। ठीक, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर ये एक बार इन्होंने ले लिया, स्वपोषी जो है, ये दोबारा यहाँ जो ऊर्जा जो यहाँ पे आई है वो दोबारा मतलब वो सौर उसमें परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरी चीज़ और क्या कह रहा है कि जो शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को, यानी कि अब ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये इसको किसी जो शाकाहारी है, कोई भेड़ बकरी या जो भी है जानवर, उसने इसको खा लिया,
तो ये जो स्वपोषी जीव है उससे यहाँ से जो खा के ऊर्जा गई, तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी ऊर्जा फिर इसी को मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी तरीके से वो नहीं मिलेगी। वही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये कि ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशी होता है, यानी कि लौट के नहीं आता है, चाहे वो यहाँ पे सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा हो, ठीक है, पेड़ के द्वारा, ठीक, और चाहे यहाँ पे कोई जानवर हो, ठीक है, वो इसको खाए और ऊर्जा, तो ऊर्जा एक ही दिशा में चलेगी, यानी कि किसी ने इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, इधर से इसको खाया, ये इसको ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे घूमेगी, मतलब वो एक दिशा में ही चलेगी। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की जो सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। मैंने बताया था लिंडमैन का जो 10% वाला नियम यही है कि जो जितनी ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, अगर 100 ऊर्जा मान लीजिए 100% प्राप्त हुई, 100, ठीक है, 100 कैलोरी, तो इसका 90% तो खर्च हो जाएगा, ठीक है। जो आगे जाएगा, अगर कोई पेड़ पौधा है, उसको अगर कोई शाकाहारी जानवर या शाकाहारी जीव खाता है उसको, तो उसके पास 10% ही ऊर्जा जाएगी, ट्रांसफ़र होगी। ऐसे वो क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा जितने भी स्तरों में जाएगा वो, ठीक है। तो यही है बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। चलिए, क्या आप जानते हैं जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है? तो बिल्कुल ठीक है, ये जानते हैं। यह पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक पतली परत है। यदि आप पृथ्वी को सेब के आकार की माने तो जीवमंडल उसके छिलके जितनी मोटाई का होगा। समझ रहे हैं? ये समझाने के लिए मतलब बताया है आपको, ठीक। पोषण स्तर हम समझते हैं क्या होते हैं। पोषण स्तर मैंने पहले भी बताया था। तो आहार श्रृंखला या पारिस्थितिकी पिरामिड का स्थान अथवा स्तर होता है। ये पारतंत्र में जीवधारियों द्वारा आहार ग्रहण करने का स्तर होता है। यानी कि पोषण स्तर का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है, प्राथमिक उत्पादक है ये पौधा, ठीक है। इसको किसी जानवर ने या जीव ने इसको खाया, मान लो आदमी ने ही खाया, ठीक है, आदमी तो सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो इसने अगर इसको खा लिया तो ये प्राथमिक हो गया उपभोक्ता, ठीक है। इसको चूँकि इस तरीके से मत समझिए, इसको किसी टिड्डे ने खाया, एक तरीके से ये समझिए, टिड्डे को, ये टिड्डा है, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को इस तरीके से, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा, वो स्तर होगा, ये पहला स्तर, द्वितीय का स्तर, तृतीय, ऐसे टाइप से, ठीक है। वो पोषण स्तर जैसे ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। अन्य तथ्य इसके बारे में जानिए। ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। जैसे वही बताया हमने कि एक दिशी ही है, ठीक है। इसीलिए जो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है सदैव, ठीक, वो उल्टा बन ही नहीं पाता। सामान्यतः किसी पारतंत्र में 4 पोषण स्तर होते हैं। तो वही बताया मैंने कि पहला प्राइमरी होगा, दूसरा सेकेंडरी होगा, तीसरा जो होगा टर्शियरी होगा, और एक सर्वोच्च वाला होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी यानी चरण को पोषण स्तर भी कहा जाता है। सभी आहार श्रृंखला एवं आहार जाल स्वपोषी से होकर परपोषी तक समाप्त होते हैं, ठीक, याद रखिए, बता दिया हमने। ऊर्जा का प्रवाह देख लीजिए, वही है, बताया भी है, समझ लीजिए। ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित प्राणियों के भीतर ऊर्जा का निरंतर और एक दिशात्मक प्रवाह है, ठीक। गतिकी के 2 नियम पर आधारित है। पहला नियम क्या कहता है गतिकी का, कि भैया जो ऊर्जा है वो ना तो उसका सृजन हो सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। उसका जो अवस्था है वो परिवर्तित हो सकती है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसका विनाश नहीं हो सकता और ना ही सृजन हो सकता है, ठीक। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये दोनों जो ऊष्मागतिकी के नियम हैं इनको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह देख लीजिए, वही बता दिया हमने, ये ज़्यादा देखना नहीं है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस तरीके से। तो सामान्यतः जो है वो 10% ही आगे बढ़ता है, ठीक। यहाँ अगर 100 से शुरू हुआ तो यहाँ जो आएगा वो 10 ही आएगा, फिर इसका जो आएगा वो इसका 10% का 10% आएगा, फिर ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये दिया हुआ है इसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो ये सूर्य हो गया, यहाँ से पौधों ने ग्रहण किया, पौधे जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इसको फिर इसने लिया, यहाँ से ये फिर अब घटक के रूप में यहाँ से फिर आ गया, ये फिर आगे बढ़ जाएगा। ये सीधे भी यहाँ तक पहुँच सकता है, सड़न जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इस तरीके से, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें क्या है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य, ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा। प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है, ठीक है, याद रखना।
जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी याद रखना, वाक्य में पूछा जाता है, आपको दे देगा द्विदिशीय या इस तरीके से दे देगा, ठीक है, लेकिन एक दिशीय ही होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, बिल्कुल ठीक है। खाद्य श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर पर जितना करीब उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध करता है, यानी अगर ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पे कोई टिड्डा है, ये जितनी ऊर्जा लेगा इससे, ये सर्वाधिक ऊर्जा यहीं पे होगी। उसका जो आगे बढ़ते जाएंगे, जितना पोषण स्तर में आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ही उसकी मात्रा कम होती जाएगी, ठीक, याद रखना। खाद्य श्रृंखला में वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिंडेमैन वाला जो मैंने बताया आपको 10% का नियम जो है वो, ये लिंडेमैन की दक्षता, ठीक, पारिस्थितिकी क्षमता जो है वो इन्होंने दिया था, ये 10% का नियम मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, वही जो मैंने बताया आपको, ये याद रखिए। 1942 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। प्रत्येक शाकाहारी जीव उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है, ठीक। फिर मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है, यहाँ से फिर 10%, फिर 10%, इस तरीके से चलता है ये मैंने आपको समझा दिया, बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं, कैसे हैं, ये बता देते हैं हम आपको, ठीक है। यह एक चित्रित निरूपण है जो जीवों के संबंध का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरण दर्शाता है ये, ठीक, कैसे किस तरीके से होता है वो देखिए। इसका अन्य नाम क्या है, एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्टोनियन, क्योंकि एल्टन महोदय ने इसका जो सर्वप्रथम विचार है वो प्रस्तुत किया था, इसलिए एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सर्वप्रथम इसका विचार यही चार्ल्स एल्टन, इनका नाम याद रखना, पूछ सकता है। प्रकार कैसे होते हैं, तो देखिए प्रकार में होता है, देखिए एक तो संख्या का पिरामिड होता है, ठीक है, संख्या का पिरामिड होता है, फिर एक जव मात्रा या जव भार का पिरामिड होता है, और एक ऊर्जा वाला मैंने बता दिया आपको। हमेशा ये पिरामिड जो बनेगा वो सीधा ही बनेगा, सदैव सीधा बनेगा, कोई डाउट ही मत रखिएगा। ऊर्जा वाला क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय ही होता है और वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वही 10% वाला नियम लगता है इसमें, ठीक है। यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ फिर कम 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 ऐसे, इसी वजह से ये सीधे एकदम मतलब सीधा ही बनेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बनेगा उल्टा, ठीक, याद रखना। उपयोग इसका कैसे करते हैं, प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या दर्शाने में होता है। इसका दोष या कुछ समस्या भी है, मुद्दे भी हैं। किसी पारितंत्र का वास्तविक चित्रण करने में उतना कारगर नहीं होता ये। प्रत्येक समुदाय के जीवों की गणना करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। विशेषता इसकी देखिए, यह पिरामिड बताता है, यह पिरामिड बनता है सीधा और उल्टा, दोनों प्रकार मैंने बता दिया आपको। तालाब और घास पारितंत्र में यह पिरामिड, अब ये पोर्शन याद रखना, ये जो बताया ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, 5 स्टार टाइप के क्वेश्चन हैं ये सब। तालाब और घास में पारितंत्र का यह जो पिरामिड है वो सदैव सीधा बनता है, ठीक है। पारितंत्र में ये जो घास, तालाब देखा होगा आपने, देखा है तालाब, वो और घास का यहाँ पे सदैव सीधा बनेगा, लेकिन जो वृक्ष का जो पारितंत्र है, वृक्ष पे उसका पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए, ऐसा इसलिए होता है, मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे घास है ये, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान है ये, यहाँ पे ये घास उगी हुई है, ठीक है, ये घास उगी हुई है, ठीक। अब जो जितनी आप देखिए, अगर कहीं आपके आसपास कोई बड़ा मैदान हो तो आप देखिएगा कि क्या जितनी घास है यहाँ पे, जितनी मात्रा में घास उगी हुई है, क्या उतनी मात्रा में वहाँ पे टिड्डे हैं, ठीक है, या भेड़ बकरियाँ उतनी दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं ना। तो इनका जो होता है वो बेस ज़्यादा होता है, यानी कि ये उत्पादक जो होते हैं वो अधिक होते हैं, और उत्पादक अधिक है तो यानी कि आपका जो ये बनेगा पिरामिड जो बनेगा वो सीधा बनेगा, यानी यहाँ नीचे इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा और ऊपर धीरे धीरे हो जाते जाते उसका वो कम होता जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ तालाब में भी है, ठीक है, तो ये याद रखना आप। वही चीज़ अगर संख्या में और जैव भार में वो अलग थोड़ा सा आएगा, वो नीचे बता दूंगा मैं आपको। और वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या होता है, सदैव उल्टा क्यों बनता है, तो उल्टा इसलिए बनता है कि यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे एक ही वो होता है, पेड़ होता है, ठीक है, एक ही पेड़ है, लेकिन इस पर जो जीव होते हैं, चाहे वो पक्षी ये वो बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बनता है ये इस तरीके से बनता है, यानी कि इसके जो है यहाँ से लेके यहाँ ऐसे ऐसे भार उसमें बनता है संख्या में, ठीक, याद रखना। ये आगे और क्लैरिटी आएगी, मैं बताता हूँ आगे भी, ठीक है। ये देखिए घास और तालाब वाला ये पारितंत्र सीधा बनता है, क्यों बनता है वो मैंने बता दिया। ये देखिए, ये घास बहुत ज़्यादा है, खाने वाले बहुत कम हैं, इनको खाने वाले ये हो गए, ये हो गए, इस तरीके से ये बनता चला गया।
तालाब में भी देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये सॉरी, ये छोटी छोटी जो घास और ये सब, ठीक है, एल्गी और ये सब दुनिया भर के, ठीक, फिर इनको ये खाते हैं, फिर ये, ठीक है। बड़ी मछली बहुत उसमें कम ही होती हैं, इसलिए ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। जैव भार वाला पिरामिड देख लेते हैं। जैव भार का मतलब हुआ कि आप एक मतलब लेमन भाषा में समझिएगा सॉरी, लेमन भाषा में समझिएगा कि आपको वेट किधर ज़्यादा मिलेगा, मतलब भारी किधर ज़्यादा मिलेगा। जैव भार बायोमास पिरामिड, उपयोग इसका सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के अध्ययन के लिए। विशेषता इसकी क्या है, तो चारागाह और वन में ये पारतंत्र, मतलब ये सीधा बनता है जैव भार वाला। अब अभी तक क्या था, संख्या और इसकी बात हो रही थी। ऊपर जो मैंने बताया था वो संख्या और उसकी बात हुई थी, ठीक है, संख्या की बात हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पे अगर जैव भार की बात लिख दिया जाए, ठीक है, ये वर्डिंग याद रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे इसको, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। अगर वो जैव भार पूछ रहा है, अगर उसने जैव भार लगा दिया तो आपको वेट देखना है। अब देखिए समझाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए मैदान है घास का, इसमें घास उगी हुई है, ठीक है, पूरे पूरे मैदान में उगी हुई है। लेकिन इसको खाने वाले जो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं, वो सब क्या होंगी, ये कम मिलेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो बनेगा वो जैव भार जो है वो चारागाह और इसमें वन वाले में ये सीधा बनेगा। ये सीधा बनने का मतलब ये ऐसे बनेगा, ठीक है, वही जो अभी ऊपर मैंने समझाया। अभी तालाब में क्या है, ये जैव भार वाला पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा उल्टा, बताता हूँ। तालाब में जैसे जो बड़ी मछलियाँ हैं, ठीक है, बड़ी मछलियाँ, उनका जो होगा वो बायोमास जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ऐसे करके ये पिरामिड ऐसे बन जाएगा, ठीक, याद रखना। और यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का, यानी कि जैव पिरामिड वाला जो है, जैव भार वाला, ये सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। कहाँ कहाँ हमने देखा, चारागाह और वन में ये देख लिया हमने कि ये चारागाह में तो सीधा रहेगा, लेकिन तालाब में ये उल्टा बन जाएगा जैव भार वाला। तो ये दोनों प्रकार का हो गया, ठीक, याद रखना। ये देख लीजिए इस तरीके से। देखो अब कैसे, ये वही चीज़ मैंने जो बताया, जैव भार वाला सीधा पिरामिड कैसे बनेगा स्थलीय पारतंत्र में। ये जो उत्पादक है, ये घास, ये बहुत ज़्यादा है, 100 किलोग्राम टाइप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 100 किलोग्राम, ये 10, फिर ये 1, इस तरीके से इसका जो बढ़ता हुआ पोषण स्तर है वो जैव भार का वो जो है क्रम घटता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरीके से होगा, ये जैव भार यहाँ पे कम होगा। ये देखिए मांसाहारी, ये इसको फिर शाकाहारी, फिर ये उत्पादक, तो ये इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो जैव भार में दोनों बनते हैं, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, तो ये याद रखना। सीधा कहाँ बनता है, तो चारागाह में और वन वाले पारिस्थितिकी में आपको सीधा बन जाएगा, लेकिन उल्टा कहाँ बनेगा, तालाब में उल्टा बनेगा जैव भार वाला, ठीक, याद रखिएगा। वृक्ष पारतंत्र का उल्टा संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड देख लो, बताया था अभी मैंने, जैसे बताया था ना कि ये संख्या वाले में उल्टा बनेगा, या एक ही पेड़ है लेकिन उस पर बहुत सारे हैं जीव जंतु और ये सब, ठीक है, ये उल्टा बन जाएगा ये, ठीक, ये याद रखना, उल्टा बनता है ये वृक्ष संख्या वाला पिरामिड है, ठीक। ऊर्जा पिरामिड मैंने बता ही दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये सदैव सीधा बनता है, इतना याद रखना बस। और बढ़ते पोषण स्तर के साथ जो है वो ऊर्जा का क्षय होता है, मात्र 10% ही है जो अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा पहुंचती है, बस, उसके अलावा नहीं। ये देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहाँ से 100 शुरू हुआ, 10, 1.1 ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जैव भार या जैव पिरामिड। अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश, ये क्या कहलाते हैं, जो अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश होते हैं, अपरद, डेट्रियस कहलाते हैं, ठीक है। मनुष्य सर्वभक्षी होता है, ओमनीवोरस होता है, इसके कारण ये एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, ठीक। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की संचय, तो ये दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की गति की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कैसे, एक तो होता है बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन, और एक होता है बायो मैग्नीफिकेशन, जैव आवर्धन। वो क्या होता है आगे भी बताएंगे अभी। जैव भार वाला जो पिरामिड होता है उसका यहाँ पे कुछ परिभाषा दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार का रेखाचित्रीय निरूपण होता है। ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में ये होता है, ठीक है, ये याद रखना। जैव भार की जो इकाई है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर,
जैव भार का जो मापन की इकाई है वो ग्राम प्रति मीटर इकाई ये है। ठीक, चलिए। किसी पारतंत्र में ऊर्जा को मापा जाता है किलो कैलोरी या एकांक क्षेत्र एकांक समान। ठीक है। ये जैव संचयन कैसे होता है? किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समयांतराल के साथ सांद्रण बढ़ता जाता है। ठीक है। किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं ये दर्शाता है उसमें। भाई आपने जो छिड़काव किया, जो आप खाना पीना हम लोग जो खाते हैं खाद्यान्न, क्या होता है उसमें अगर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका छिड़काव किया जाता है तो क्या हो रहा है, वो आगे धीरे 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 जा कर के उसमें सब कहीं ना कहीं संचयित तो हो रहा है, उसमें आ रहा है और वही हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। कारक इसमें अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। ठीक, ये याद रखना, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। पोषण स्तर देख लेते हैं। ठीक है, पोषण स्तर देखते हैं। वैसे समझा ही दिया था मैंने पोषण स्तर आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस देख लीजिए। आहार श्रृंखला का वह बिंदु जहां आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण होता है, बता ही दिया मैंने। सबसे जो नीचे होता है वो उत्पादक होता है, उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं फिर ये पोषण स्तर। ठीक है, उत्पादक से ऊपर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है, देख लो। ये उत्पादक हो गया। ठीक है, प्रथम पोषण स्तर यहाँ पे उत्पादक आ जाता है। द्वितीयक में ये हो जाता है प्राथमिक जो उपभोक्ता है। तृतीयक में ये द्वितीयक हो गया और पोषण कौन सा है, तृतीय स्तर। और चतुर्थ में ये हाईएस्ट वाला आ जाता है। ठीक है, चाहे वो जो मांसाहारी होगा, शेर होगा, चीता होगा, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, अपघटक जो होते हैं ना, इसके पोषण स्तर में ये नहीं आते हैं। तो ये सेंटेंस पूछा भी गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना ये इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 10% वाला बता ही दिया मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है। ये 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा जो है सांस लेने या काम करने में उसका क्षय हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्या क्या आप जानते हैं ज्वार नदमुख जो है उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है? बिल्कुल ठीक है। प्रौढ़ मछलियाँ अंडे देने के लिए अर्थात अंड जनन के लिए ज्वार नदमुख का ही सहारा लेती हैं। इसलिए विश्व के अधिकांश जो प्रमुख समुद्री मत्स्य उद्योग ज्वार मुखों पर निर्भर करती हैं। तो एक होता है एस्चुरी, जिसको ये ज्वार नदमुख बोलते हैं, और एक होता है जो डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये भारत का ये समुद्री क्षेत्र, तो इधर जो है ये वाला पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, जो इधर आपको एस्चुरीज एस्चुरीज ज़्यादा मिलेंगे। एस्चुरीज ही हैं इधर, इधर आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आपको डेल्टा मिलेंगे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये सब इधर मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की जो नदियाँ हैं, इधर जो नदियाँ जल गिराती हैं, वो नदियाँ बहुत बड़ी लंबी होती हैं, उनमें जल अधिक है, वो अपने साथ जो है वो निक्षेप बहुत लाती हैं। ठीक है, और वो धीरे 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 करके यहाँ ला करके गिराती रहती हैं, और वो धीरे धीरे पूरा दलदल का एक वो बनता चला जाता है। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा एरिया ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एस्चुरीज में क्या होता है, एस्चुरीज में क्या है कि इधर की जो नदियाँ हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट वाली, एक तो दूरी इनकी मतलब कम है, छोटी हैं लंबाई में। यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया नीचे बहुत ठोस है। ये जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो नीचे चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी हैं और ठोस हैं। ठीक है, ये नदियाँ जो है अपनी, और दूसरी चीज़ नेक्स्ट की, ये नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में चल रही हैं, जबकि इधर वाली जो नदियाँ हैं इधर से जो आती हैं ये सब अभी युवा हैं। ठीक है, लेकिन ये सब प्रौढ़ावस्था में हैं, और यहाँ पे जो बहुत तेज़ी के साथ आती हैं तो इतना निक्षेप ये लेकर के आ नहीं पाती हैं। और यहाँ जो है, जो अरब सागर है, इसकी गहराई भी इधर थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आता है वो सब इसी में समा जाता है, उतना ला ही नहीं पाती निक्षेप। तो इसलिए यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है, और उस तरफ जो है वो डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये मेंस का भी एक पॉइंट आपका टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने आपको। हॉकी स्टिक मुख्यतः सहतूत मोरस अल्बा की लकड़ी से बनी होती है। चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी है। तो याद रखना ये, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें अभी कितना पेज बचा हुआ है भाई? ठीक है, 4-5 पेज है अभी और, तो इसको यहीं तक रखते हैं। देखते हैं कितना समय हुआ है। ठीक है, 25 मिनट हो गए हैं, तो इसको यहीं रखते हैं, 43 पेज तक रखते हैं, 43। उसके बाद आगे वाला नेक्स्ट वाले वीडियो में बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको भी बोरियत लगती है। इसको 1.5 में देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए,
टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। टाइम का सदुपयोग कीजिए। समय एक जैसा नहीं होता है। जब आपको अच्छा समय मिला हो, आप सब कुछ सही चल रहा हो, तो मीटर खींच दो, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।